सभी को वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम क्रोफिजियोलॉजी का जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने लास्ट 15 प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए थे जो 2021 से लेकर 2023 में, वो उसमें आरईओ के री एग्ज़ाम हुई थी 21 में, वो फिर 2022 में और 2023 में आरईओ के, आरएचओ के, क्वालिटी कंट्रोल के पेपर, प्लस इसमें एडीए का पेपर, एसएडीओ का पेपर, एसएडीओ के भी जो 21-22 में हुआ वो भी, 23 में हुआ वो भी, सारा सब कुछ पेपर को उठा के लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ पर क्रोफिजियोलॉजी के निकले हैं। ठीक है, कितने हैं? 35 क्वेश्चन। तो मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है एक पेपर के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए ये तो करवा चुका हूँ, इस पर नहीं आना है। अब हमारा क्वेश्चन जो है शुरू होंगे आगे से, क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होगा अगला। और इसमें मैंने 5 क्वेश्चन यूपी एग्जाम के लिए हैं, टीजीटी पीजीटी के। तो आपको लगेगा कि जैसे और जो अदर स्टेट में भी एग्जाम होती है उनका क्वेश्चन क्या रहेगा, वो भी मैंने दिया है। क्लियर है? तो सब लोग आ जाइए, तो फिर हम अपन शुरू करते हैं सेशन को। क्लियर? चलिए, ये सीड डोरमेंसी वाला क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड टू हार्मोन है। नीचे ऑप्शन सारे हार्मोन वाले दिए हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले दिए हैं। सीड टेक में सीड डोरमेंसी के अंदर हार्मोन जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कौन सा हार्मोन सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है ना। तो सब लोग आ जाएं, फिर अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। हमें आज जो भी हमने पढ़ा है उसके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं। कितना हमने पढ़ा था उसमें से यहाँ पर हमें कितना मैंने पढ़ाया था उसमें से कितने क्वेश्चन यहाँ पर है और कितने आप बना पा रहे हो। ठीक है, तो अभी तक पिछले जो 20 क्वेश्चन में से 2 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ जो मैंने पढ़ाया उसमें नहीं थे, तो यहाँ हमने उनको भी आगे देख लिया था। आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो भी हमने प्रीवाई क्यूज करवाए। जैसे अपना कोर्स कंप्लीट होगा मार्च में, अप्रैल में हमारी एग्जाम होगी, तो पूरा अप्रैल का मंथ हम एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करेंगे, तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे दूसरी एग्जामों में जो हुए थे वो भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं हम। लिखा है सीड डोरमेंसी कॉज ड्यू टू, बीज प्रसुस्ति निम्न कारणों से होती है। तो कई सारे कारण है। निम्न कारण मतलब क्या? कई सारे कारण है भाई। क्या कारण हो सकते हैं सीड डोरमेंसी? सीड डोरमेंसी होता क्या है? एक इनएक्टिव स्टेज होती है। क्या होती है? एक प्रकार की एक इनएक्टिव स्टेट होती है, मतलब एक निष्क्रिय अवस्था होती है। प्लांट जो सीड होता है वो डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है लंबे समय के लिए, ताकि वो बाकी मतलब जो है डोरमेंसी में जाने का मतलब क्या है कि वो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उनसे बच सके और किसी भी इन्वायरमेंट में उसको हम ग्रो करवा सकें। सीधी सी बात, इनएक्टिव स्टेज होती है लंबे समय तक। जो है कोई सीड के अकॉर्डिंग टू सीड क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है डोरमेंसी पीरियड अलग अलग हो सकता है। किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने, किसी के 4 महीने, 6 महीने, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में बना रहे, उसकी वाइबिलिटी बनी रहे। जब भी उसको अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में उगाते हैं तो वो ग्रो कर जाए। ठीक है, अब इसके सीड डोरमेंसी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है इसमें? अगर क्या हो सकता है? अरे 1 मिनट बचा जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं आपको अभी रात में या फिर कल मॉर्निंग में डिटेल दे दूंगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक, मैं अभी शाम को बात करके कल फाइनल कर दूँगा। ओके ओके भाई। चलिए, मैंने क्या बोला? एक तो यह हो सकता है कि जो सीड कोट होता है, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट के अंदर ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों ही क्या हो? इम्परमिएबल हो, दोनों ही इंटर नहीं कर पाए। क्या हो? इम्परमिएबल हो। ठीक है, दोनों अंदर ना जा पाए, ना तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा और ना ही क्या मिल रहा? वाटर मिल रहा है, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब उसमें डोरमेंसी हो जाएगी। दूसरा हो सकता है क्या? इमेच्योर एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ। ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है हार्ड सीड कोट। सीड कोट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, कठोर सीड कोट है, तो वो कोट को तोड़ के बाहर ही नहीं हो पा रहा है। प्लूमुल और रेडिकुल जिसको हम बोलते हैं वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, तो इस कारणों से सीड डोरमेंसी होती है। चौथा कारण होता है जो हमारा ग्रोथ इनहिबिटर्स है, जिसके अंदर आता है हमारा ABA, एब्सिसिक एसिड आता है। ठीक है, एक आता है इसके अंदर जो है एस्कार्बिक, पैरा एस्कार्बिक एसिड, पैरा एस्कार्बिक एसिड। ये भी क्या करता है? सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, पर मेन जो है एब्सिसिक एसिड है।
यहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, एब्सिसिक एसिड डी नंबर पर, ये क्या करेगा, सिड डोरमेंसी को इंड्यूस करेगा। साइटोकाइनिन जो है वो सिड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सिड डोरमेंसी को क्या करता है, सिड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है, सिड डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। और जिबरेलिन क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है। क्लियर है, तो क्या आएगा, एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन के अंदर हमने पढ़ा भी है कि एब्सिसिक एसिड जो है सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करने का काम करता है, डी। चलिए दूसरा, गैसियस हार्मोन इन प्लांट इज कॉल्ड, पौधे में गैसियस हार्मोन, मतलब पौधे में गैसियस हार्मोन को कहा जाता है, जो गैसियस हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं, फाइटोक्रोम कहते हैं, नहीं, या ये तो ऑक्सिन का हो गया, इंटरब्यूटारिक एसिड ये भी नहीं है, साइटोकाइनिन है ये भी गैसियस नहीं है। इथिलीन जो है एक प्रकार की गैस ही है, ठीक है, इथिलीन जो है वो गैसियस हार्मोन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, गैसियस हार्मोन, इसी को गैसियस हार्मोन कहते हैं। और ये भी क्या होता है, दो, इसका एक पार होता है जिसको हम बोलते हैं इथेफोन, क्या होता है, इथेफोन। ये इथेफोन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, क्या होता है, ये इसका एक लिक्विड फॉर्म होता है। अगर आपसे गैसियस फॉर्म पूछा तो लिक्विड फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जो इसी का पार्ट है इथिलीन का, इथेफोन। और इसमें ग्रेजुअली जो है गैस निकलती रहती है लिक्विड फॉर्म में से, ठीक है। और ये क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इथिलीन। क्लियर है, तो गैसियस फॉर्म वाला हार्मोन कौन सा है, इथिलीन है। और इसमें अगर लिक्विड वाला पूछा जाए तो वो इथेफोन है, जो हमने पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। चलिए फिर पूछा है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये भी हमने पढ़ा है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, विजिबल लाइट की बात करी थी हमने। पोर्शन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम एक्सेसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, व्हाट इज द रेंज। प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सुलभ प्रकाश स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। PRA के संदर्भ में प्रकाश स्पेक्ट्रम की सीमा क्या है। तो यहाँ पर बच्चा हमने अच्छे से पढ़ा था, है ना, क्या लिखा था हमने, आर्मी, क्या लिखा था, आर्मी। यहाँ लिखा था हमने क्या, विजिबल, UV, UR, क्या लिखा था हमने, UR, XYZ, ये हमने फंडा बनाया था, ठीक है। इसमें मनोल था विजिबल लाइट, विजिबल मतलब दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश ही जो होता है जहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और इसकी रेंज कितनी होती है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर होती है, और या इसको हम बोल सकते हैं 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉन होती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। क्लियर है, तो ये जो विजिबल लाइट होती है यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और इसकी रेंज 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होती है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ किस में आया हुआ, एसएडीओ के अंदर आया 2021 में। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब पढ़े हुए अपने, है ना, सब पढ़े हुए क्वेश्चन है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर मैंने बोला द फाइटोट्रोपिन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फाइटोट्रोपिन लिखा, फाइटोट्रोपिन आर द स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स विच शो द हाई एफिनिटी विथ। फाइटोट्रोपिन ऑक्सिन परिवहन अवरोधों का एक विशेष वर्ग है जो निम्न के साथ उच्च संबंध दिखाता है। मतलब यहाँ पर बात आती है एंटीऑक्सिन की, जो कि मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि निम्न में से कौन सा जो है एंटीऑक्सिन एसिड है, जो ऑक्सिन की प्रोसेस को, वही ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिटर करता है, अवरोध करने का काम करता है। ये अच्छे से पढ़ाया, मैं बता दूं इसमें जो आंसर है वो है हमारा नेफ्थोथाइलोपेथालामीन एसिड। ये आप यहाँ पर देखोगे तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने क्लास ली होगी अगर अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये मैं फंक्शन पढ़ा रहा था, एपिकल डोमिनेंस होता है, सेल इलोंगेशन होता है, क्रॉप लॉजिंग को प्रिवेंट करता है। यहाँ मैंने बताया था कि एंटीऑक्सिन होता है जिसका नाम क्या है, एनटीए, जिसको हम क्या होता है, नेफ्थाइलथैलामाइन एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एनटीए। ये एंटीऑक्सिन का काम करता है, और यहाँ पे लिखा है ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, मतलब ऑक्सिन के परिवहन को अवरोधकों का एक वर्ग होता है जिसको हम बोलते हैं एनटीए, ठीक है। नेफ्थाइलथैलामाइन एसिड, ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। हाँ, वो डोरमेंसी ब्रेक करने के कई सारे स्ट्रेटिफिकेशन है, स्कैरिफिकेशन है। सीड डोरमेंसी सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा यार, इतना डिटेल में नहीं जाना, हार्मोन से रिलेटेड था इसलिए बता दिया। बाकी मैकेनिज्म क्या है उसको, सीड डोरमेंसी के क्या क्या मेथड्स हैं, तो स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, कई सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, फिजिकल मेथड से भी यूज़ करते हैं, टेम्परेचर यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड यूज़ करते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो हम सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये अच्छे से मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया ताकि आपको ये रहे कि हाँ ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। ये अंदर से डिटेल का क्वेश्चन है और ये आया हुआ है और हमने पढ़ाया भी है, लिखा एंटीऑक्सिन यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, अब यहाँ पे बात हो रही है फोटो रेस्पिरेशन की। विच वन इज दीज आर सिंथेसाइज। तो फोटो रेस्पिरेशन में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या किसका संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया होगा, है ना, एग्जाम के अंदर। ये भी एसएडीओ का है 2021 का, तो शायद डिलीट हो गया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ
फोटो रेस्पिरेशन की बात हो रही, मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है ये क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में जो RUBP है ना, राइबोलोज बाइफास्फेट है, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोलेट पाथवे बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोलेट पाथवे। और ग्लाइकोलेट पाथवे बनता है तो इसको हम बोलते हैं C2 चक्र। और यहाँ पर होता क्या है, ये प्रोसेस 3 जगह होती है। एक होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, और फिर होती है ये रिवर्सिबल दोनों चलती है। ये परऑक्सीसोम में होती है, परऑक्सीसोम में भी रिवर्सिबल चलेगी, और होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यहाँ से सेरिन क्या निकलता है, सेरिन निकलता है और NH3 निकलती है। ठीक है, ये प्रोसेस इन तीनों के अंदर चलती है। अब यहाँ पर होता क्या है, इससे होता क्या है, यहाँ पर CO2 का जो कंसंट्रेशन है, CO2 यहाँ पर क्या होता है, ATP कंज्यूम होती है। ATP क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है, ATP कंज्यूम्ड होती है। मतलब CO2 यहाँ पर क्या होता है, 20%। CO2 के फॉर्म में कार्बन का 25% लॉस होता है। क्या होता है, कार्बन का लॉस 25% लॉस होता है, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर सिंथेसाइज की जब बात आ गई ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान निम्न में से किसका संश्लेषण होता है, तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर संश्लेषण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को होता है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर जो लिया गया है वो शुगर है। क्या लिया गया है, शुगर। लेकिन ATP और शुगर दोनों का सिंथेसाइज नहीं होता है, किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। आप इसको सर्च भी करोगे, देखोगे तो आपको मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कि कार्बन के फॉर्म में उसका क्या होता है, कार्बन के फॉर्म में। अब सोचो रेस्पिरेशन की बात हो रही, फोटो रेस्पिरेशन, तो सिंथेसाइज किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसाइज होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, तो क्या होगा, वहाँ पर कार्बन का लॉस होगा 25%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर तो क्या दिया है, शुगर। बट शुगर और ATP दोनों का सिंथेसाइज नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट इन क्रॉप इज कॉज्ड ड्यू टू। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्रोनॉमी का या फिर मेट्रोलॉजी का, कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, चलो आप बताओ। सॉइल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये तो वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, वाटर लॉस जब होता है उसके बाद। ट्रांसपिरेशन ड्रॉट एटमॉस्फेरिक से संबंधित है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया पढ़ाया भी है कि जब हमारा प्लांट रूट, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्लांट के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, रूट से ऊपर की तरफ होता है वाटर का मूवमेंट। मतलब क्या होगा कि यहाँ होगा, क्या होता है, यहाँ नीचे, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ होगा हमारा क्या, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऊपर प्लांट के अंदर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन। तो वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, लोअर से हायर की तरफ होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की मैं बात करूँ तो पानी इस तरफ मूवमेंट करेगा अगर कंसंट्रेशन ऐसे होगा। अगर मान लो ये हमारा सोइल है, ठीक है, मैंने बोला कि अगर ये सोइल का कंसंट्रेशन जो है, सोइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, जो सोइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, सोइल का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा हाई, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा लो, तो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, वाटर जो है पौधे से बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होगा, सूखा पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मृदा की जो सांद्रता है या मृदा का जो विलयन है, सॉल्यूशन है, अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो पौधे में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और वहां पर क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से सही होते हैं। नाम ही फिजियोलॉजिकल ड्रॉट है और सोइल सॉल्यूशन की बात हो रही, तो मैंने बता दिया जनरली पानी ऊपर जाता है कब, क्योंकि पौधे के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों होता है। सोइल के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू। लेकिन अगर सोइल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सोइल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मान लो पौधे के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया, तो सोइल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा, प्लांट के अंदर कंसंट्रेशन कम, तो पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, है ना, बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस प्रोसेस, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो प्लांट के अंदर पानी की कमी होगी, पानी सूखने लगेगा, जिसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, अगर सोइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ रही है। हाँ, एंटीजिब्रेलिन बोल सकते हैं एब्सिसिक एसिड को। विच स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने कलर के बारे में, कलर से रिलेटेड जो है ये कलर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से इन सब सारी चीज़ों को मैंने समझाया है, कलर वाले पार्ट को। ठीक है,
कलर वाले पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया मैंने। यहाँ पर पूछा है कि पौधे की वृद्धि के लिए विकिरण का कौन सा स्पेक्ट्रम सर्वाधिक अनुकूल है, सर्वाधिक अनुकूल है, जल्दी से बताइए। मुस्कान बता रही है बी, शुभम बी, स्वाति वर्मा बी, सचिन आंचल भी बी बता रहे हैं, दुर्गेश पाटीदार भी बता रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। और मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मैंने बोला यहाँ पर रेडिएशन की बात हो रही है, कौन सा स्पेक्ट्रम रेडिएशन इज मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेवरेबल की बात हो रही है। बी 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 बी, तुम ढक्कन हो। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बताया था कि ये है सन हमारा, ठीक है, सन से आती है रेडिएशन, और ये जो रेडिएशन होती है इसको हम बोलते हैं वाइट रेडिएशन, ठीक है, श्वेत प्रकाश, जिसको हमने बोला था क्या, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बहुरंगी है। और यहाँ से अगर हम प्रिज्म रख देते हैं तो प्रिज्म में हमें कई कलर की लाइट मिलती है, एक मिलेगी रेड कलर की, है ना, जिसको हमने विबग्योर बोला था। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ये 7 रंग में बन जाते, 3 4 5 6 और 7 रंग में बन जाती है, जिसको हमने क्या बोला था, विबग्योर, ठीक है। ये विबग्योर बोला था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो किस में होगा, रेड लाइट के अंदर होगा। सबसे कम जो होता है वॉयलेट के अंदर होता है, ठीक है। और ब्लू के अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ग्रीन के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे कम होती है। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर जो है मिनिमम फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब आंसर दो क्या आएगा, डी कौन बता रहा है, स्वाति वर्मा, डी कहाँ से आएगा, अनिल राजे, ये आप डी कहाँ से आएगा ये तो समझा मुझे। दुर्गेश पाटीदार, येलो लिखा है, येलो कहाँ से आ जाएगा डी, ये आपको रेड नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लाल रंग का स्पेक्ट्रम, लाल रंग के अंदर जो है रेडिएशन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, वही विकिरण की बात हो रही, रेडिएशन की बात हो रही। सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगी ना। अपना खोपड़ा यहाँ पर चलाना है, दिमाग चलाना है। क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आते, अपने को ये भी तो सोचना है ना भाई। मैंने अच्छे से पढ़ाया कि यहाँ से रेडिएशन आती है, श्वेत प्रकाश सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसके अंदर होता है। अगर आपसे पूछे पॉलीक्रोमेटिक, तो नॉर्मली ऐसे ऑप्शन है तो हमें क्या लगाएंगे, रेड लगाएंगे ना यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, रेड लाइट में। रेड लाइट विकिरण सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हो रेडिएशन फेवरेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट की ग्रोथ पूछा है मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा भोजन बनेगा, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो उसके लिए क्या, रेड लाइट सबसे अच्छी होगी ना। अपना दिमाग ऐसे चलाना, क्या बोला है कि कौन सी जो रेडिएशन है प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी है, मतलब रेडिएशन आएगी, प्रकाश आएगा, फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन बनेगा, तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो किस लाइट में, किस कलर में सबसे अच्छी होगी, तो रेड कलर में ना भाई, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी हैं, बट इस तरीके से घुमा के भी पूछे जाएंगे, तो हमें दिमाग लगाए ना, ये अच्छे से पढ़ा है हमने इस तरीके से। क्लियर है, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर बोलेंगे सर क्वेश्चन तो आउट ऑफ आया है, आउट ऑफ नहीं आया भाई। ये हमें भी तो समझना है ना, हम रट्टू तोटा तो है नहीं ना कि जैसे बुक में पढ़ा ऐसे पढ़ के चले गए, बुक में जैसी जैसी लाइन है ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे आते भी है, लेकिन अब कुछ हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ किस में पूछा गया था, ये एसओडी में पूछा। अब देखो एसओडी की तैयारी करना है तो आपको थोड़े लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही सही। फिर लाइट इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ थ्रो, प्रकाश की तीव्रता फसल की वृद्धि को प्रभावित करती है। अब मैंने आपको बताया था कि लाइट इंटेंसिटी क्या है, ये फैक्टर है, ये कारक है जो प्रभावित करता है किसको, लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फसल की वृद्धि में फर्क आएगा, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी किसको प्रभावित करेगी, जिससे क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ में अफेक्ट आएगा। ये फैक्टर अफेक्टिंग, हर एक टॉपिक के हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं, कारक पढ़े हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसपिरेशन हो, सब हो, इन सब के हमने क्या पढ़े हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। फैक्टर अफेक्टिंग हमने सबके पढ़े हैं। कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है ना। सर आपका बहुत लेट कमेंट शो हो रहा है। नहीं यार, मेरे तो सामने कमेंट शो हो रहे हैं यार। 2 दिन पहले कमेंट जो थोड़ा लेट शो हो रहे थे, लेकिन हमने कुछ चेंजेस करवाया इसके अंदर, बैकएंड के अंदर। अब जो है इंस्टेंट कमेंट हमें दिख रहे हैं, बाद डिले नहीं हो रहा है, 1 सेकंड भी डिले नहीं हो रहा है कमेंट।
नहीं यार मुस्कान, कमेंट कहाँ से शो हो रहे हैं? मैं तो कमेंट कर ही नहीं रहा हूँ ना। अच्छा मेरे, अरे नहीं 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 नहीं, अरे सॉरी 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 सॉरी, ओके 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 ओके, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट, ठीक है। लेट नहीं आ रहे, एक्चुअली मैंने स्क्रॉल नहीं किया था। लेट नहीं आ रहे, आप करेक्ट हो, स्क्रॉल नहीं किया था मैंने, स्क्रॉल नहीं किया था। अब आपको सही सही दिख रहे हैं। लेट नहीं आ रहे, मैंने स्क्रॉल नहीं किया था नीचे, कमेंट्स नीचे आ गए आपके। ओके, वो पहले क्वेश्चन का था, करेक्ट। नहीं नहीं लेट नहीं जा रहे हैं दुर्गेश, सही है, अब मेरी गलती, माय मिस्टेक, ठीक है। अब करेक्ट आएंगे। अब जो आंसर बता रहे हो क्या, बी आंसर बता रहे हो, ठीक है। सचिन बी बता रहे हैं 28 का, ठीक है ओके। आप क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो ना, क्वेश्चन नंबर इसको 28 का ये होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब बिल्कुल आ रहे हैं करेक्ट, ठीक है। बी बता रहे हो, विजय भी बता रहे हैं सर, बी वाला सही है, ठीक है। जेसिका बी वाला बता रही हैं, करेक्ट है। अब आपके कमेंट्स बिल्कुल आ रहे हैं, वो मैंने स्क्रॉल नहीं किया था, नीचे आ गए थे आपके कमेंट्स। देखो यहाँ पे आंसर तो आपका बी है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता और ऑल ऑफ दिस होता, तो मैं ऑल ऑफ दिस लगाता, ऑल ऑफ दिस लगाता, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ चारों ऑप्शन इस तरीके से, तो मैंने फोटोसिंथेसिस आपका मान लिया करेक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी, लाइट मतलब प्रकाश और फोटो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए ये करेक्ट है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं होता या इवापोरेशन नहीं होता और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होता, तो ऑल ऑफ दिस लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की वृद्धि को प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर जेकर आपका ट्रांसपिरेशन भी प्रभावित करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। जितनी लाइट आएगी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइट में भी हमने बोला था लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो है अफेक्ट होता है ना। लाइट की वजह से ट्रांसपिरेशन अफेक्ट होता है। इवापो ट्रांसपिरेशन में दोनों आ जाएगा, ट्रांसपिरेशन ये भी अफेक्ट होता है, लाइट की वजह से इवापोरेशन भी अफेक्ट होता है ना। जल है, वाटर है, या क्योंकि इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, सतह से, जमीन सतह से या समुद्र से, पानी की सतह से या लैंड जो बोल सकते हैं, जमीन की सतह से पानी का लॉस होना या उड़ना इवापोरेशन है। तो ये भी इसकी वजह से भी यहाँ पर भी वाटर का लॉस हो रहा था, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। यहाँ पे भी लाइट की वजह से, यहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन मतलब लाइट की वजह से इफेक्ट होगा, यहाँ भी लाइट की वजह से इफेक्ट होगा। तो ऑल ऑफ दिस आंसर भी यहाँ पर आ सकता है, अगर ऐसे ऑप्शन हो और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन भी हो, और नहीं हो तो फिर हमें मेन लगाना है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हमने एक्चुअल में लाइट इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, 2023 है, 2025 में नहीं हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन एडीएम आया हुआ है, ठीक है। डेला रिफ्रेशर प्रोटीन इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्स ऑफ विच प्लांट हार्मोन। तो डेला रिप्रेशर जो है वो क्या रिस्पॉन्स करता है, डेला जो रिप्रेशर है समझ लो, डेला प्रोटीन आर न्यूक्लियर लोकलाइज ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है, ये रिप्रेस करता है जिब्रेलिक हार्मोन को। किसको? जिब्रेलिक हार्मोन को रिस्पॉन्स करता है। दे इंटरेक्ट विद द अदर रेगुलेटरी प्रोटीन्स टू इनहेबिट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपने पढ़ा हुआ है, आगे मैं पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, है ना। क्या होता है, डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए के पास जाएगा और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन और यहाँ ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर वही बोला है कि डेला प्रोटीन न्यूक्लियर लोकलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स हैं, जो किसके रिस्पॉन्स के लिए काम करता है, जिब्रेलिक हार्मोन के रिप्लेस के लिए काम करता है, इसके नेगेटिव इफेक्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने शायद डिस्कस नहीं किया पढ़ाई के दौरान, तो डेला रिसेप्टर आप याद रखना, ये किससे संबंधित है, जिब्रेलिन से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। आगे जब भी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल के अंदर, क्योंकि लेवल भी क्या है, एडीए का है, तो ये और ज़्यादा डिटेल में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें शायद ये नहीं आया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टेट द करेक्ट स्टेप ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। ये साइट्रिक एसिड साइकिल हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा है, वेयर एटीपी इज सिंथेसाइज। साइट्रिक एसिड चक्र में सही चरण बताइए जहां पर एटीपी संश्लेषण होता है, एटीपी संश्लेषण होता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर बोला है कि आइसोसिट्रिक से 2 ऑक्सोग्लूकेरेट बनते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मेलेट से ऑक्जेलो एसिटिक बनता है, यहाँ पर लिखा है सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है, और यहाँ पे लिखा है सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। आपके हिसाब से बताइए, ये रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा है क्या है, 4 आंसर, 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। यहाँ पूछा है कि इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, सक्सिनेट से फॉर्मुलेट बनता है, और सक्सिनेट कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है। यहाँ पर जब ये इससे, मैंने क्या बोला, इससे ये बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एटीपी का सिंथेसाइज होगा, एटीपी सिंथेसाइज होगी, ठीक है। 4 में से कौन सा आंसर करेक्ट है,
शुभम डी बता रहे हैं, सुरेश सोलिया जी बी बता रहे हैं, 30 का मुस्कान भी डी बता रही है, 30 का डी मुस्कान सुनकर संतोष खन्ना भी डी बता रहे हैं, ऋत्विक रघुवंशी बी बता रहे हैं, शुभम लोवेंसी बी बता रहे हैं, अनिल डी बता रहे हैं, दुर्गेश पाटीदार बी बता रहे हैं, संदीप कुमार कुशवाहा सी बता रहे हैं, शुभ्रांशु जो है डी बता रहे हैं, सुरेश बाबर डी बता रहे हैं, विजय पोरवाल बी, अनिल डी। अब देखो पूरी प्रोसेस मैं आपके सामने रख देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है। इसके अंदर देखो एटीपी कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ये पूरी साइकिल भी मैंने आपकी डिस्कस की थी। एटीपी कहाँ बन रहा है, ये देखो कहाँ बन रहा है एटीपी, ये बन रहा है एटीपी, जीटीपी जीडीपी एटीपी कहाँ बन रहा है, जीटीपी का मतलब भी वही होता है, और जीटीपी से क्या बन रहा है यहाँ पर, ये एटीपी बन रहा है एटीपी कहाँ बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम से जब क्या बन रहा है, सक्सीनेट बन रहा है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सीनेट बन रहा है, तब यहाँ पर एटीपी का सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा करेक्ट, सक्सिनेट कोएंजाइम से सक्सीनेट बनता है तब एटीपी सिंथेसाइज होता है, डी वाला करेक्ट है। ये जो डायग्राम है क्लास के अंदर मैंने जब पढ़ाया रेस्पिरेशन या सिट्रिक साइकिल, वहाँ पर आपको ये पूरा देखने को मिल जाएगा। साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है और आइसोसाइट्रेट से यहाँ पर केटोग्लूकोरेट बनता है, तब NAD से NADPH बनता है। आपसे पूछा जा सकता है NAD से NADH बनता है तो किस कन्वर्जन से बनता है, इससे ये कन्वर्ट होगा तब। और यहाँ जो कीटोग्लूकोलेट है यहाँ पर भी NAD से NAD बनेगा, तो ये जो अल्फा कीकोगुलेट है इससे बनेगा सक्सिनल कोएंजाइम। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है, यहाँ से आपको याद रखना है। और 1 2 3 ये पूरे 10 स्टेप में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जो भी 8 या 10 स्टेप में यहाँ पे जाएगा है, नहीं वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोटीन है, ये 8 स्टेप में है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि सक्सिनेस कोएंजाइम से जब सक्सीनेट बनता है तब यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखने हैं। डायग्राम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ा था ना, एंडोडर्मिस के अंदर जो है जो कैप्सिडियन स्ट्रिप बनी हुई रहती है, कैप्सिडियन स्ट्रिप कहाँ होती है, एंडोडर्मिस के अंदर होती है। उसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि एटीपी कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है तब एटीपी का सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये लिखा है कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट कोएंजाइम टू सक्सीनेट, जब ये इससे कन्वर्ट होता है तब क्या बनता है, एटीपी का संश्लेषण होता है, सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, ये भी एडीएम आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एडीएम, आप देखो एडीए में क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है और किस लेवल से पूछ रहा है। आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा है ना कि अगर हम एडीए की तैयारी करें तो हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हमें अच्छे से घुसना पड़ेगा, तब हम एडीए को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए, आरयूओ, एसएडीओ, एडीए। आरयूओ लेवल कम, एसएडीओ लेवल ज़्यादा, एडीए और लेवल ज़्यादा। ठीक है, द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ इथिलीन, ये भी एडीए का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इथिलीन बनने से पहले, मतलब इथिलीन बनने से पहले क्या था, इथिलीन बनने से वो पहले क्या था, तो इथिलीन किससे बनता है, वो बनता है मेथियोनिन से। तो इमीडिएट प्रिकर्सर मतलब प्रिकर्सर, तो इसका प्रिकर्सर क्या था, इथिलीन का प्रिकर्सर है मेथियोनिन। मेथियोनिन मतलब ये अगर 9th है, 9th के बाद 10वें नंबर आएगा इथिलीन। तो इथिलीन के पहले क्या था, तो मिथियोनिन था, मिथियोनिन से ही एथिलीन बना है। तो इथिलीन का प्रिकर्सर मिथियोनिन है, ये एडीए में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। प्रिकर्सर सारे आपको मिल जाएंगे, जब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर देखोगे तो सबके पढ़ाए हुए हैं, और एंटीऑक्सीडेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, बेसीपेटल जो है, एंटीपेटल वगैरह सब पढ़ाया हुआ है। क्लियर है, तो मिथियोनिन जो है इसका प्रिकर्सर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडीए में आया हुआ है। फिर बात करते हैं C3 फोटोसिंथेसिस पाथवे इज नोन एज। ठीक है, C3 प्रकाश संश्लेषण मार्ग को इस नाम से भी जाना जाता है। अब C3 को और क्या बोलते हैं, C3 को हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं ना, C3 को केल्विन साइकिल बोलते हैं, और C4 को हेजेंस्लेक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी का बनना, एटीपी फॉर्मेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होगा, एटीपी का बनना। और एटीपी किससे बनते हैं, एडीपी के साथ अगर फास्फेट ग्रुप बना देते हैं तो क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, एटीपी के साथ अगर हम फास्फेट जो है आयन जब ऐड करते हैं तो क्या बनती है, एटीपी है। तो इसके बनने की जो प्रोसेस है क्या कहलाती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। केम प्लांट जो रात में खुलते हैं स्टोमेटा और दिन में बंद होते हैं, वो केम प्लांट है। और इसके अंदर ज़ेरोफाइट प्लांट आते हैं, पाइनएप्पल वगैरह हो गया, नागफनी वगैरह ये हो गया, एगे हो गया। ठीक है, और ये C3 मतलब केल्विन साइकिल की यहाँ बात हो रही है। ये भी एडीए में आया क्वेश्चन है, नहीं ये एडीए 2023 नहीं है यार, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है, ये 2019 वाला, ये 2020 वाला पेपर है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पूछा गया है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें PAR
फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आप अलग अलग यहाँ पर देख पाओगे जो कंट्रीब्यूशन है ना वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो क्रॉप के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उत्पादन के लिए जो सक्रिय जो रेडिएशन है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 8 से 16% होता है। आप ये बोलो कि सर आप पढ़ाए नहीं, ये कहाँ मिलेगा आपको, जब मैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ाऊँगा, है ना, एग्रोनॉमी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये फिर हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की, यहाँ पर फिर आएगा ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। वहाँ आपको पढ़ाऊंगा कि किसके लिए कितना परसेंटेज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। क्रॉप ये नहीं, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी पढ़ाएंगे तब भी आपको देखने को मिलेगा। एग्रोनॉमी या मेट्रोलॉजी के अंदर फिर से देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा था पर मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो 8 से 16% आप लिख लेना। बट ये आपको एग्रोनॉमी मेट्रोलॉजी जब पढ़ाऊंगा ना तब वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आरयू 2023 के शिफ्ट में आया था। क्लोरोफिल कंटेन विच मिनरल न्यूट्रिएंट, मैंने बताया था कि क्लोरोफिल जो होता है ना, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें क्या होती है, एक रिंग बनती है ना, पोरफायरिंग रिंग, टेट्रा पोरफायरिंग रिंग बोलते हैं। किसका बोलते हैं इसको, पोरफायरिंग रिंग बनती है। जैसे मान लो यहाँ पर अंदर होगा, यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम, और इसके चारों तरफ जो है ग्रुप बनेंगे, CH3 CH3 और CH3 और CH3, इस तरीके से बनते हैं। या तो क्या हो गया, ये CH3 ग्रुप का मतलब क्लोरोफिल हो गया, और क्लोरोफिल भी होता तो CHO ग्रुप का बनता। कैसे, इस मैग्नीज के चारों ओर क्या बनता, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHO और CHO। तो ऐसी पोरफायरिंग रिंग बनती है जिसमें सेंटर में क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल जो है कौन सा मिनरल इसके अंदर होता है, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाने वाला एलिमेंट है। टेट्रापायरोल, हाँ टेट्रापायरोलिक एलिमेंट 4 है ना, 4 बनते हैं। पोरफायरिंग रिंग, टेट्रापायरोलिक पोरफायरिंग रिंग यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ फास्फेट। देखो यहाँ पर ये समझना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम डोनर मोलिक्यूल ADP टू फॉर्म ATP। यहाँ पर क्या बोला, ये है आपका ADP, ठीक है, ये है ATP। ADP से क्या बनेगा, ATP बनेगा। लेकिन यहाँ पर बीच में क्या बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ फास्फेट ग्रुप मतलब प्लस PI ट्रांसफर ग्रुप। तो ADP और फास्फेट ग्रुप मिलकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ATP। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी मैंने पीछे बताया आपको, क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। ठीक है, ATP का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो अब यही बोला गया है कि ADP जो है हमारा एडिनोन डाइफॉस्फेट, इसके साथ फास्फेट ग्रुप मिलेगा तो क्या बनेगा, ATP फॉर्म होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं ATP फास्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये टोटल 35 क्वेश्चन जो है आपके MP एग्जाम से लिए गए हैं। क्रोफिजियोलॉजी की टोटल 35 क्वेश्चन क्रोफिजियोलॉजी के मैंने निकाले। हो सकता है 1 आध 2 4 क्वेश्चन छूट गए हों पेपर के अंदर, तो वो भी हम जब पेपर करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, पर जहाँ तक कोशिश है सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ जो यूपी की एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं, ताकि यहाँ से आपको और थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्रेंच एनाटोमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीफ ऑफ। क्रेंच आंतरिकी या जो कार्य की है, निम्न में से किसकी पत्तियों का एक विशिष्ट लक्षण है, आप बताइए। ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हुए हैं इनके। ये यूके मतलब उत्तराखंड पीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर आप बता रहे हो क्या, पोटैटो, वीट, शुगर केन, मस्टर्ड। अब ये थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपसे बनेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गया तो नहीं बनेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि क्रेंच एनाटोमी किस में पाई जाती है, तो C4 प्लांट के अंदर। बस यहीं से गेम हो जाएगा, किसमें, C4 प्लांट के अंदर क्रेंच एनाटोमी पाई जाती है। अब इसमें से C4 प्लांट कौन सा है, एकमात्र यहाँ पर शुगर केन जो है वो C4 प्लांट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शुगर केन। बाकी सारे C3 है, पोटैटो, वीट और मस्टर्ड। क्लियर है। बी कैसे होगा भाई, वीट तो C3 है ना, ये तो C3 है, आलू भी C3, मस्टर्ड C3, तो शुगर केन C4 पौधा है, और C4 साइकिल के अंदर ही तो क्रेंच एनाटोमी पाई जाती है। क्लियर है, C4 शुगर केन। तो इस तरीके से अब हमें पता है कि C4 के अंदर होता है, लेकिन C4 का एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन है। फिर है, हाउ मेनी ATP मोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बाय क्रेब्स साइकिल।
है ना। मतलब क्रेब्स चक्र द्वारा एक अणु पारविक अम्ल अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने अणु के एटीपी बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताइए। ये मैंने करवाया है बहुत अच्छे से आपको क्लास के अंदर, जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। सारे एक एक चीज़ बताई थी कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ बताई थी। ठीक है, यस करेक्ट आंसर आ रहे हैं। इसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन्होंने बोला एक मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, एक मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बनने के लिए क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी होते हैं, तो आंसर है 15। क्या, क्योंकि लेकिन कितने बनते हैं, 2 पायरुविक, कितने बनते हैं टोटल, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड। तो कितने हो जाते हैं टोटल एटीपी, एक में 15 बनेंगे तो 2 में 30 हो जाते हैं। टोटल कितने बनते हैं, 30 बनते हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल्स पे 15 बनते हैं। और सारा को मैंने समरी भी बताई थी एक साथ लिख के, पूरी समरी बताई थी एक साथ लिख के, ठीक है। तो 15 बनेंगे और 2 में बनते हैं 30। अगर 2 पायरुविक अम्ल होते तो 30 बनते हैं, लेकिन एक में 15 बनते हैं। ये बहुत अच्छे से समझाया था पूरी समरी के, किस में कितना बनते, किसी में 8 बनते, किसी में 6 बनते, किसी में 15 बनते, टोटल मिलाकर 36 हो जाते हैं। एनिमल वाले फॉर्म में जाएंगे तो 38 हो जाते हैं। पूरा बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जहाँ से हमने पढ़ा है। ट्रांसपिरेशन विल बी द मैक्सिमम ड्यूरिंग वाष्पोषण के मतलब जो है दौरान अधिकतम होता है। ये समझ लो वाष्पोत्सर्जन कब सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन है, सबसे अधिक कब होता है। सॉरी बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा कब होगा, जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, जब लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी, जब दोपहर होगा, दिन के समय होगा, 2 बजे के आसपास बहुत तेज धूप आएगी, तब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, एक नहीं यार, एक कैसे लगाओगे, मॉर्निंग में कैसे होगा ट्रांसपिरेशन, मॉर्निंग में गटेशन होता है। क्या होता है, मॉर्निंग में गटेशन होता है, पढ़ा है हमने, है ना। बिंदु स्राव जिसको हम बोलते हैं, बिंदु स्राव होता है ना मॉर्निंग में। तो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, गटेशन होता है। नाइट में भी गटेशन होता है ना, नाइट में भी गटेशन होता है। चलो उसी के ऊपर क्वेश्चन है अगला, ये नहीं अगला होगा, इसके बाद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज हायर फोटो रेस्पिरेशन रेट। फोटो रेस्पिरेशन, निम्न में से किस पौधे में प्रकाश शोषण की दर सबसे अधिक होती है। ये मैंने टेबल बताई थी। अगर आपने फोटोसिंथेसिस की जो टेबल है, जिसके C3 C4 और केम प्लांट, उसकी टेबल अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि हाईएस्ट फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है, C3 में होता है, C4 में होता है या केम में होता है। किस में होता है सबसे ज़्यादा जो फोटो रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, ये बताओ सबसे पहले। तो सबसे ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, सी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। हायर फोटो रेस्पिरेशन रेट, हायर फोटो रेस्पिरेशन रेट। देखो मैंने क्या बोला था, C3 साइकिल के अंदर जब हमने पढ़ा था कि CO2 का कंसंट्रेशन अधिक, ऑक्सीडेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो यहाँ पर RUBP किसको ले लेता है, रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को की उपस्थिति में इसको ले लेता है, यहाँ पर बनता है ग्लाइकोलेट पाथवे, C2 साइकिल बनता है। और C2 साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं C2 को। तो किस में सबसे ज़्यादा रेट होगा, क्योंकि C3 में ही फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा तभी ये बनेगा। तो C3 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो C3 प्लांट कौन सा है यहाँ पर, पेडी क्या है, C3 प्लांट है। बाकी सारे आपको कौन से दिख रहे हैं, बाकी सारे ये भी C4 है, ये भी C4 है, ये भी C4 है। ऑप्शन पे समझ में आ रहा ना हमको कि बाकी 3 तो C4 है, एक ही बचा पेडी, C3 तो एक ही है, तो आंसर C3 होगा। कई बार इससे भी दिमाग लगा सकते हैं कि यार सोरगम C4 है, मेज भी C4 है, सुगरकेन भी C4 है, और फोटो रेस्पिरेशन पूछा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें C3 का, तो C3 में सबसे ज़्यादा होगा फोटो रेस्पिरेशन। ये टेबल के अंदर से क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज टीयर ड्रॉप। टीयर ड्रॉप किसे कहते हैं, टीयर ड्रॉप की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, टीयर ड्रॉप किसे कहते हैं। आंसू की तरह पानी गिरता रहता है। तो मैंने पढ़ा है आपको कि ये अगर हमारी लीव्स हैं, पत्ती हैं, ठीक है,
क्या है, ये अगर पत्ती है हमारी तो पत्ती पे क्या होता है, पत्ती के मार्जिन से, ठीक है, ये जो मार्जिन है पत्ती के, ये पत्ती के मार्जिन से, पत्ती की मान से यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट। ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा होता टेस्ट में। यहाँ से मार्जिन से क्या होता है, पानी की बूंद इस तरीके से गिरती है ना, पानी की बूंद के रूप में ड्रॉप्स के हाइड्रोटोट से, मार्जिन से, बिल्कुल मार्जिन से बाहर गिरती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन कहते हैं, बिंदु स्त्राव कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु स्त्राव कहते हैं। और ये क्या होता है, सुबह होता है और रात में होता है, सुबह होता है और रात में होता है। अच्छा क्वेश्चन है ना यार, टीयर ड्रॉप किसे कहते हैं। अब टीयर ड्रॉप किसे कहते हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। टीयर ड्रॉप मतलब बूंद, आंसू कैसे बूंद बूंद करके गिरते हैं। तो पत्ती की जो मार्जिन होती है ना, जिसको जहाँ पर हाइड्रेटोट पाए जाते हैं, इन हाइड्रेटोट से बूंद बूंद करके पानी जो है सुबह के आप देखोगे तो टपकता हुआ मिलेगा, इसी को बोलते हैं टीयर ड्रॉप। तो अब ये बोलोगे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं, अब इसमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे काम करना है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये भी मैं बोलूँगा कि ये अपने पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। तो टोटल 35 क्वेश्चन आए हैं और 5 क्वेश्चन मैंने दूसरे एग्जाम से लिए हैं। 40 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो लगभग 95% चल रहा है जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं पहले ही क्वेश्चन देख लेता प्रीवियस ईयर पेपर तो 3 क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड कर देता या पढ़ा देता। क्लियर है, अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन बनेंगे, है ना। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे हुए मिल रहे हैं, देखे हुए मिल रहे हैं। क्लियर है। अगर आपको एडीए लेवल से चलना है तो थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया उस पर, कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, डायग्राम को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे तो डायग्राम को देखे ही नहीं, ठीक है। डायग्राम जो है पूरी समरी होती है, जो नोट्स होते हैं ना उसकी समरी बन जाती है वो, और वो जो है एक ही बार में हमें समझ में आ जाता है। तो क्लियर है। ये क्रॉप फिजियोलॉजी के जितने भी पीवाईक्यूज एमपी से आए थे, 35 क्वेश्चन लगभग मैंने निकाले थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और 35 क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से लगभग क्वेश्चन सारे आए हैं, ठीक है। बट शर्तें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हमारा आज यहाँ पर सेशन कंप्लीट होता है। अब हम नया चैप्टर, अब मेरे पास जो है आज बच्चों के फ़ोन भी आए हैं कि सर कुछ सजेशन है हमारे, उस पर काम करना। तो सजेशन ये है कि जब हम 2 क्लास लेंगे 8 से 9, 9 से 10, अगला जब हम सब्जेक्ट उठाएंगे तब, तो बच्चे ये चाह रहे हैं कि सर 2 सब्जेक्ट ले लीजिए अलग अलग, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट 2 घंटे तक पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है 2 सब्जेक्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 सब्जेक्ट भी मैंने बोला था कि बीच में हम रिकॉर्डिंग वाले डालूंगा, तो वो भी मंडे से रिकॉर्डिंग वाली शुरू हो जाएगी आपकी काम, ठीक है। मंडे से आपका 2 लेक्चर रिकॉर्डिंग वाले शुरू हो जाएंगे। और जो मैं रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर लूँगा ना, नए रिकॉर्ड करके डालूंगा, उसमें अपन क्या करेंगे कि 7 दिन में एक बार लाइव आएंगे, जो रिकॉर्डेड वाले लेक्चर में पढ़ा है उसकी डाउट क्लास लेंगे। दूसरा सर अगर हम इस स्पीड से चलेंगे तो सिलेबस का कंप्लीट होगा। बच्चा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना मार्च में, ठीक है। 30 मार्च लिख के ले लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी शुरुआत है, अभी हमने कंप्लीट किया क्रॉप फिजियोलॉजी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं मंडे से आपको क्या करूँगा, मंडे से आपको 2 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 2 से 3 रिकॉर्डेड मिलेंगे, न्यू रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, न्यू। और 2 हमारी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है, 2 लाइव क्लास चलेगी। ये 2 लाइव क्लास में हमारे 2 सब्जेक्ट चलेंगे, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, 2 अलग अलग सब्जेक्ट, और रिकॉर्डेड वाले में 1 सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएगी हमारी। कितनी? 4 से 5 क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएगी। क्लियर है। हाँ, सिलेबस कंप्लीट मेरे पे छोड़ दो सर। स्टडी करते टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर तो होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, सॉल्यूशन बताओ। देखो मैं एक तो सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँ, मेरी जिम्मेदारी यार, बच्चा टेंशन मत लो। मैंने पिछली बार जब पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया था ना, तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था और जुलाई में 21 जुलाई को एग्जाम हुई थी, ठीक है। 15 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आया था और जुलाई में एग्जाम हुई थी। तो अब 15 अप्रैल से 15 मई, 15 जून और 15 जुलाई, 3 महीने के अंदर मैंने 150 लेक्चर लेके पूरा आरईओ का कोर्स यूट्यूब पे कंप्लीट करवाया था। सोचो, यूट्यूब पे। मैं चाहता तो नहीं भी करवाता है, शॉर्ट में करवा देता। जब मैं यूट्यूब पे फ्री में कंप्लीट करवा सकता हूँ 3 महीने के अंदर, तो यहाँ तो आपको पेड में पढ़ा रहा हूँ यार भाई, एक्स्ट्रा मेहनत करके। अभी तो शुरुआत है, 1 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो सिलेबस मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, आप पढ़ो।
हर सब्जेक्ट अलग अलग मत करो सर, अलग अलग मत करिए लाइव में, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे लाइव में, एक ही सब्जेक्ट चलाएंगे, ओके भैया, रिकॉर्डेड में ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का सजेशन है एक ही चलाइए, नहीं करेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे, रिदम नहीं टूटेगा, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट, ज़्यादातर बच्चों का सजेशन है एक ही सब्जेक्ट, चलो एक ही ले लेते हैं, बट यहाँ रिकॉर्डेड में भी एक चलेगा, तो हो जाएंगे एक इधर रिकॉर्डेड में, क्लियर है। तो 2 से 3 क्लास रिकॉर्डेड वाली हो जाएगी, 2 क्लास लाइव हो जाएगी, दिन में आपको 4 क्लासेस मिलेगी, चारों क्लास को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपकी चीज़ें बढ़ जाएगी क्योंकि क्रॉफिलॉजी को रिवाइज भी करना है। अब बच्चे का जो कमेंट था, स्टडी करते समय कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी आप पढ़ो, जैसे ये आपने बनाए क्लास के नोट्स बनाए, ठीक है, मान लो आपके जो पूरे क्रॉफिजियोलॉजी के जो नोट्स हैं आपके बने हैं 10 पेज के अंदर या 15 पेज के अंदर, ठीक है, कितने बने, 10 पेज के अंदर या 15 पेज, जितने भी बनो, रिकॉर्डेड में बता दूंगा बच्चा, कुछ भी लेंगे रिकॉर्डेड के अंदर, जैसा भी होगा देख लेंगे। मान लो कि आपने जो क्रॉफिजियोलॉजी पूरी पढ़ी है ना, क्रॉफिजियोलॉजी जो है आपकी, ये आपने लगभग जो है 20 पेज के अंदर आपने नोट्स बनाए, ठीक है, 20 पेजेस या ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल 20 पेजेस। इस पूरी क्रॉफिजियोलॉजी को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 2 to 3 पेजेस के अंदर या 5 पेजेस के अंदर, 5 पेजेस के अंदर। क्यों कन्वर्ट करना है, ताकि हम 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरी क्रॉफिजियोलॉजी को रिवाइज कर सकें इस 5 पेज के नोट्स से। आपने पूरे नोट्स आपके मान लो 20 पेज के बना रखे हैं या 30 पेज के बना रखे हैं, तो उसको कंसाइज करके 5 पेज में 10 पेज के अंदर लाना है। अब कंसाइज करोगे कैसे, कंसाइज ऐसे करना है कि हमें हाइलाइट्स करना है, ठीक है, क्या करना है, हाइलाइट्स करना है। हाइलाइट्स मतलब हमें उन पॉइंट्स को नोट्स के अंदर मेंशन करना है, डायग्राम को मेंशन करना है, पॉइंट्स को मेंशन करना है और डायग्राम को मेंशन करना है। जब भी हम 5 पेज उठाएंगे तो हमें पॉइंट दिखेगा, उस पॉइंट के बारे में हमें रिकॉल करना है सारी चीज़। अगर मैंने बोला C3 साइकिल, तो C3 साइकिल के अंदर आपको पूरा रिकॉल होना चाहिए कि C3 साइकिल केल्विन ने दिया है, ठीक है। C3 साइकिल के अंदर जब रूबिस्को एंजाइम काम करता है, पहला जो एक्सेप्टर होता है CO2 का RUBP होता है, उससे हमें क्या पहला जो प्रोडक्ट मिलता है, जो क्या मिलता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड मिलता है, 3 कार्बन वाला होता है, इसमें दो मोलिक्यूल्स इसके बनते हैं। इस तरीके से पूरा अपने आप में रिकॉल करता है। जब हम कोई पॉइंट भूलते हैं उसको हमें क्या करना है, लिखना है, वहाँ पर अंडरलाइन करना है, उसको हमें हमारे नोट्स के अंदर देखना है, ठीक है। ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है याद करने का, मेमोराइज करने का। और आप जब इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और 10 दिन बाद 5 दिन बाद फिर से 5 नोट्स को उठा के फिर से हमने रिकॉल करना शुरू किया, पॉइंट्स को, डायग्राम्स को देख के, जो पॉइंट हम भूले हैं उसको फिर से हम अपने नोट्स में अंदर देख लेंगे। इस तरीके से रिवाइज करोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, भूलोगे भी नहीं, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी यार, बार बार पढ़ो, रिवीजन करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये 2 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, RP पे काम करना पड़ेगा आपको, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, क्लियर है। पहले पढ़ो अच्छे से, फिर उसको रिवाइज करो और फिर प्रैक्टिस करो, बार बार करना पड़ेगा। दुर्गेश पाटीदार BSc में पढ़ाया मैंने, हाँ ठीक है यार, बहुत लोगों को पढ़ाया, क्लियर है। तो पॉइंट बनाओ और पॉइंट बना के उस चीज़ को बार बार रिकॉल करो। एक जैसे ये आपने एक रजिस्टर बनाया होगा जिसमें नोट्स बनाए होंगे, एक रजिस्टर और बनाओ, उसमें पूरी क्रॉफिजियोलॉजी को पॉइंट वाइज, डायग्राम वाइज समराइज करके लिख लो और उसको उठाओ, रिकॉल करना शुरू करो, सारा पूरा एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट। जो नहीं आ रहा है उसको नोट्स में देख के उस पर टिक लगा लो कि भाई ये नहीं बना था, ये भूल गया था। फिर उसको देखो, फिर 4 दिन 5 दिन बाद फिर उसको रिकॉल करो और याद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई और भूल गए तो उसमें वापस टिक लगा लो। तो जो टिक लगा रहेगा ना, हमें पता रहेगा कि ये चीज़ हम बार बार भूल रहे हैं, तो टिक लगा रहेगा तो बार बार उसको रिकॉल करो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरे हाथ में है। और कल जो है हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। एक बच्चे का सजेशन और था, उसका सजेशन ये था कि सर जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हमें ये पता चल जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये हमें पता चल जाए। तो इस पर मैं काम करूँगा, मुझे 2 से 3-4 दिन इसमें लग जाएंगे, क्योंकि मैं मतलब क्या है कि अगर मैं ये निकाल पाऊँ कि फोटोसिंथेसिस से कितने क्वेश्चन आए, है ना, सिंथेसिस से कितने क्वेश्चन आए, मान लो 5 क्वेश्चन आए, तो आपको लगेगा कि यार पूरी क्रॉफिजियोलॉजी में 5 क्वेश्चन सिर्फ फोटोसिंथेसिस से, तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। वो बच्चे का सजेशन मुझे अच्छा लगा
कि टॉपिक वाइज हमें पता चल जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 4-5 सालों में। तो ये मैं करूँगा, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब अब मैं आपके सामने आऊँगा कि देखो इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हर सब्जेक्ट के लिए। मैं सिर्फ क्रोफिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, पूरे सब्जेक्ट के लिए। तो उसको मुझे टाइम लगेगा क्योंकि 15 पेपर टोटल मेरे पास है अभी 3-4 सालों के। तो उसमें से मैं सब में यहाँ पर जो है शॉर्ट आउट करूँगा हर एक टॉपिक का कि किस टॉपिक से कितना है, क्रॉप से कितना है, क्रॉप में भी पेडी से कितना है, वीट से कितना है, मैथ से कितना है, ये मैं शॉर्ट आउट करूँगा। तो इसके लिए मुझे टाइम चाहिएगा। तो ये मैं धीरे धीरे करता रहूँगा, साथ ही साथ क्लास मिस नहीं करेंगे, साथ ही साथ करते रहेंगे। और जिससे क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि हमें किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है? तो आज के लिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। हाँ, हमारा क्रोफिजियोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको इसमें वन लाइनर भी ऐड कर दूंगा क्रोफिजियोलॉजी के, ठीक है? सारे वन लाइनर ऐड कर दूंगा। इसके बाद आप जहाँ से प्रैक्टिस करना आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके डाउट है उसको एक कॉपी में लिखिए, लिखते जाइए और मुझे भेज देना कि सर इन चीज़ों में डाउट है या ये क्वेश्चन नहीं बने हैं। उन क्वेश्चन को फिर अपन एक दिन डाउट क्लासेस रख के सोल्व करते जाएंगे, ठीक है? और बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है? मिलते हैं कल नए सब्जेक्ट के साथ, जो भी सब्जेक्ट होगा शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।